बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज हम पढ़ रहे थे अपर लिम्ब नर्व की जो इंजरीज है वो हम डिस्कस करने जा रहे थे। उसमें देखे आप लोगों को ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। जस्ट इसको एक रिकैप देते हैं। देखिए जो नर्व रूट है C5 से लेके T1 तक, मतलब इससे जितने भी ग्रुप ऑफ नर्व निकलते हैं दे विल इनर्वेट मसल्स इन द अपर लिम्ब। सो दीज ग्रुप ऑफ नर्व which arises from C5 up to T1 they are called brachial plexus। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब ये केस में हमने डिस्कस की है एक्सिलरी नर्व, हमने रेडियल नर्व डिस्कस की है, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ये सिर्फ आप लोगों को ये बता रहे, लेकिन ये नर्व हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी है। देखें, एक्चुअली एनीथिंग टुवर्ड ऑन दी दिस लिटिल फिंगर साइड दैट विल बी कंसिडर्ड एज मीडियल। मतलब हर वो चीज जो इस लिटिल फिंगर वाली साइड पे हो वो मीडियल है, और जो तम वाली साइड पे है दैट इज कॉल्ड लेटरल। तो अगर हम देखें तो इस तम वाली साइड पे जो बोन है दैट इज कॉल्ड रेडियस, इसलिए इसकी तरफ जो नर्व आती है दैट इज कॉल्ड रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व इज लेटरल बट अल्नर नर्व इज मीडियल। अब यहाँ पे अल्ना बोन के साथ अल्नर नर्व है और रेडियस बोन के साथ रेडियल नर्व। अब इसके बीच में से जो नर्व आ रही है जो सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर के अंदर ज्यादा डैमेज हो सकती है दैट इज कॉल्ड मीडियल नर्व। तो ये फिर नीचे हाथ में आती है और हाथ के अंदर मुख्तलिफ मसल्स को ये इनर्वेट करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो अपर आर्म के अंदर ये वाला एरिया है डेल्टाइड मसल। तो डेल्टाइड मसल का काम हाथ की एबडक्शन है अप टू 90 डिग्री, और जो डेल्टाइड मसल है दैट इज मेनली इनर्वेटेड बाय एक्सिलरी नर्व। इसलिए हमने पढ़ा था कि जब शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन हो जाए या मतलब ह्यूमरस नेक फ्रैक्चर हो जाए और उसमें एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो तो उसमें एबडक्शन लॉस होती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सिलरी नर्व डैमेज। ये किस वजह से होती है? एक्सिलरी नर्व डैमेज की वजह से। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये वाला जो रेडियल नर्व है। इट इज पोस्टीरियर टू ऑल अपर लिम्ब, चाहे वो आर्म है या फोर आर्म या हैंड है। इसकी बैक साइड पे जो एक्सटेंसर मसल को इनर्वेट करने वाली नर्व है दैट इज कॉल्ड रेडियल नर्व। मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व ये क्या करता है? ये आर्म के अंदर जो तीन मसल हैं उनको मोटर सप्लाई देती है, और ये जो फोर आर्म की लेटरल हाफ है इनको सेंसरी सप्लाई देती है। इसलिए मस्कुलो मीन मसल, क्यूटेनियस मीन स्किन, कि ये एक मिक्स नर्व है जिसमें मसल और स्किन दोनों को इनर्वेट करने की एबिलिटी है। अब ये जो यहाँ से एक्सटेंडेड, इसका मतलब बैक साइड पे जो नर्व स्टार्ट हुई है दे आर अवे कम गोज टुवर्ड दी बैक साइड ऑफ द हैंड एंड दैट इज कॉल्ड रेडियल नर्व। फिर देख इस हाथ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम हाथ की फ्रंट वाली साइड से देखते हैं इसको पाम ऑफ द हैंड कहते हैं। इसमें जो आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी हम मतलब थंब की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं दैट विल बी फ्रॉम द थंब साइड, मतलब फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, 3 और यहाँ पे हाफ फिंगर। इसका मतलब ये है कि पहले 3.5 फिंगर दैट इज इनर्वेटेड बाई मीडियन नर्व। ये कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। और अगर हम इस साइड पे देखें कि 1.5 फिंगर दैट इज इनर्वेटेड बाई अल्नर नर्व। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम इसकी डोर्सल पार्ट देखें, बैक साइड को देखें, तो फिर जो 1.5 फिंगर है ये वाला वो तो सेम अल्नर नर्व है, लेकिन 3.5 जो फ्रंट में मीडियन सप्लाई करती है सेम एरिया को बैक साइड पे जनाब कौन सप्लाई करती है? रेडियल नर्व। तो इसमें आप लोगों ने, लेकिन जो फिंगर टिप्स है इनको जनाब मीडियल नर्व सप्लाई करती है। तो इसमें ये एक चीज आप लोगों ने समझनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड रोटेटर कफ मसल। अब हम डिस्कस करेंगे कि रोटेटर कफ मसल क्या है और इससे हमारा मुराद क्या है। नंबर 1, रोटेटर कफ मसल आर द ग्रुप ऑफ शोल्डर मसल दैट फॉर्म रोटेटर कफ। और एक्चुअली जो रोटेटर कफ मसल है दे इनडायरेक्टली प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द शोल्डर जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे इसमें चार मसल्स है: सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरीज माइनर एंड सबस्केपुलेरस। एग्जाम के अंदर एफसीपीएस पार्ट 1 में, जेकेट में या एनआरई के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर प्रेजेंट इन रोटेटर कफ एक्सेप्ट। तो वो इंफ्रा या टेरीज माइनर की बजाय वो टेरीज मेजर उसके अंडर डालते हैं। तो मैंने अपने एमबीबीएस टाइम पे इस तरह याद किया था कि देखे, माइनर का मतलब होता है छोटा और मेजर का मतलब होता है बड़ा। तो जो बड़ा मसल है वो तो अकेले भी रह सकता है, लेकिन जो छोटा मसल है उसको ग्रुप में रहना है। तो टेरीज माइनर शुड बी द पार्ट ऑफ ग्रुप मसल एंड दैट इज कॉल्ड रोटेटर कफ। रोटेटर कफ को लोग याद करते हैं सिट्स के नाम से,
S for supraspinatus, I for infraspinatus, T for teres minor and S for subscapularis। तो स्मॉल टी इस for teres minor, या तो इस तरह स्मॉल टी, और मैंने इस तरह याद किया था कि ये स्मॉल है तो मतलब वो अकेला नहीं रह सकेगा, तो इट विल बिलीव इन द ग्रुप। अब यहाँ पे जो सुप्रास्पाइनेटस है, दैट इज इनर्वेटेड बाय सुप्रास्केपुलर नर्व which mainly abduct arm initially. This is the most common rotator cuff injury, a trauma, a degeneration or impingement injury like tendinopathy, tendon का खराब होना, या tearing exists by empty full scale test। इसका मतलब यह है कि रोटेटर कफ के अंदर हमने ये बात तो डिस्कस कर ली कि जो रोटेटर कफ है मोस्ट लाइकली इसमें चार मसल है। उन चार मसल में से अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा मसल जो सबसे ज्यादा डैमेज हो सकता है, दैट इज सुप्रा स्पाइनेटस। इंफ्रा स्पाइनेटस को भी सुप्रा स्केपुलर नर्व सप्लाई करती है, ये आर्म को एक्सटर्नली रोटेट करने में हेल्प करती है। टेरीज माइनर, दैट इज एक्सिलरी नर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो बात याद रखें कि द टू मसल विच आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, दे आर इनर्वेटेड बाय दिस एक्सिलरी नर्व, वन इज टेरीज माइनर, अनदर इज व्हाट, आंसर इज डेल्टाइड, जो हमने पहले पढ़ा है, डेल्टाइड एंड टेरीज माइनर। ये भी एक्सटर्नल रोटेशन और सब स्केपुलरिस इंटरनली रोटेट करने में हेल्प करती है, जो प्राइमरीली C5 एंड C6 सप्लाई करती है। तो ये रोटेटर कफ है। देखें, अगर हम देखें यहाँ पे स्केपुला है एंड दैट इज द ह्यूमरस। स्केपुला की जो केविटी है दैट इज कॉल्ड ग्लिनाइड केविटी, इसमें हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट है। तो ये ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल। अब यहाँ पे जो मसल आप लोग को बताने जा रहा हूँ, दिस ग्रीन मसल इज कॉल्ड सुप्रास्पाइनेटस। फिर इसके नीचे अगर हम आए, दैट इज इंफ्रास्पाइनेटस, दिस इज टीरीज माइनर एंड सबस्केपुलेरस। इन चार मसल की ग्रुपिंग को जो हमारे पास आगे फॉर एग्जांपल पूरे शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड रोटेटर कफ। लेकिन अगर आप लोग देखें तो रोटेटर कफ के अंदर इस साइड से भी मसल है, ऊपर से भी मसल है, इधर से भी, इधर से भी। लेकिन यहाँ पे रोटेटर कफ के मसल क्या है, वो एब्सेंट है। इसलिए याद रखें कि जो शोल्डर ज्वाइंट है अगर उसकी डिस्लोकेशन होती है तो मोस्ट कॉमन दैट इज कॉल्ड एंटीरियर डायरेक्शन। और अगर आप एंटीरियर ना बोले तो मोस्ट कॉमन शोल्डर ज्वाइंट डिस्लोकेशन दैट इज कॉल्ड इंफीरियर डायरेक्शन। अब देखिए, इसमें आप लोगों ने सिर्फ वही बात याद रखनी है कि रोटेटर कफ में मसल कितने आते हैं, मोस्ट कॉमन इंजरी कौन सा होता है, और इसके अंदर अगर कोई मसल नहीं आता तो वो टेरीज मेजर होता है। अब देखिए, आर्म एबडक्शन में अगर आप 0 से लेके 15 डिग्री तक आर्म को एबडक्ट करते हैं, एबडक्शन इज द मोमेंट इन विच वी कैन टेक द आर्म अवे फ्रॉम द बॉडी। तो मतलब एबडक्शन ऑफ द आर्म के अंदर 15 डिग्री तक सुप्रास्पाइनेटस काम करती है, विच इज इनर्वेट बाय सुप्रास्केपुलर। 15 to 90 डिग्री ये डेल्टाइड मसल है, वो एक्सिलरी नर्व सप्लाई ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। और दूसरी बात, मोर देन 90 डिग्री, that is trapezius and serratus anterior, and that is also accessory nerve। trapezius muscle is mainly innervated by what, accessory nerve। accessory nerve is a cranial nerve number 11 and that is a pure motor nerve। ये क्या है, प्योर मोटर है, मेनली इनर्वेटेड मसल्स, और ये दो मसल्स को सप्लाई करती है। वन इज sternocleidomastoid मसल एंड अनदर इज ट्रेपीजियस मसल। और जो सेराइटस एंटीरियर है, इट इज इनर्वेटेड बाय लॉन्ग thoracic nerve। ये जो साल्ट है, दैट इज द बेस्ट नमूनिक हाउ यू पीपल रिमेंबर द लॉन्ग thoracic nerve which innervates serratus anterior। तो साल्ट के अंदर एस बार, सेराइटस एंटीरियर इनर्वेट बाय लॉन्ग thoracic। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये डैमेज हो जाए, लॉन्ग thoracic नर्व इंजरी या सेराइटस एंटीरियर नर्व पॉलिसी हो जाए, इट विल लीड्स टू अ डिफॉर्मिटी नोन एज विंगिंग ऑफ स्केपुला। इसको हम क्या कहेंगे, विंगिंग ऑफ स्केपुला। अब इसके बाद हम एक और, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया है, इसका मतलब ये है दैट इज ब्रेकियल प्लेक्सिस लीजन। आप लोगों को मैंने आज देख बोर्ड पे एक टॉपिक पढ़ा के ये पूछ की थी कि ये इस तरह समझ नहीं आती, मेरा टॉपिक जिसने सीखा होगा उसको ये सारी चीज जो है वो आसान होगी। देखिए, यहाँ पे ये जो C5, C7, C6, C7, C8 अप टू T1, दे आर कॉल्ड रूट्स। रूट्स के बाद ये जो अपर, मिडल और लोअर है, दे आर कॉल्ड ट्रंक। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक। ट्रंक के बाद फिर डिवीजन है, फिर क्या है, डिवीजन। डिवीजन के बाद कार्ड है और फिर ब्रांचेस है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि दैट इज द निमोनिक, रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बेयर। तो आप लोगों ने रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बेयर वैसे एक निमोनिक दिया है, तो रिमेंबर के अंदर पहले रूट्स आएंगे, फिर ट्रंक, फिर डिवीजन,
फिर हमारे पास कार्ड एंड नंबर नर्सेस ब्रांचेस। तो एक्चुअली दीज आर द डिफरेंट, फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ द मोस्ट important one, that is the most important components of brachial plexus: roots, trunks, division, cards and branches। अब एग्जाम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है, ये जो वेंगिंग ऑफ स्केपुला है, ये आप लोग को भी मैंने बताया है। तो फोर्थ नंबर देके, फोर्थ ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज है। अब अर्ब पॉलिसी को देखे तो यहाँ पे ये अपर ट्रंक की डैमेज है, अपर ट्रंक। क्लम की पॉलिसी देखे ये लोअर ट्रंक की डैमेज है। अगर हम रिस्ट ड्रॉप को देखते हैं तो रिस्ट ड्रॉप बिकॉज ऑफ पोस्टीरियर का डैमेज। वाई? बिकॉज रेडियल नर्व कम फ्रॉम हेयर, क्योंकि रेडियल नर्व का काम यह है कि ये हाथ की एक्सटेंशन करती है, और अगर रेडियल नर्व डैमेज हो जाए वी विल नॉट एबल टू एक्सटेंड द हैंड प्रॉपरली, कंडीशन इज कॉल्ड रिस्ट ड्रॉप। ये जो सैटरडे नाइट पॉलिसी है ये भी रिस्ट ड्रॉप रेडियल नर्व है। और ये भी आप लोग को उस दिन बताया था डेल्टाइड मसल पैरालिसिस, दैट विल बी ऑलवेज एक्सिलरी। तो टेरीज माइनर और जो डेल्टाइड मसल है, इनकी जो एनर्वेशन है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट, टेरीज माइनर मसल। तो ये आप लोग को मैंने आज पूरा का पूरा एक लेक्चर की शक्ल में दिया था, और होप आप लोगों ने वहाँ पे एंजॉय किया होगा, और आप लोगों ने वहाँ पे इससे बहुत कुछ चीज़ें सीखी होगी। ये थोड़ा सा पढ़ते हैं। अर्ब पॉलिसी क्या है? इट इज कॉल्ड वेटर टिप एनोमली। इट इज द बिकॉज ऑफ ट्रैक्शन और टीयरिंग स्पेशली इन द अपर ट्रंक। क्योंकि आप लोग को पता है जब C5 और C6 ये दोनों रूट जब आपस में मिलते हैं, उसकी यूनियन से जो ट्रंक बनता है दैट इज कॉल्ड द अपर ट्रंक। और अपर ट्रंक की इंजरी में C5 C6 रूट्स अगर चले जाए, द मोस्ट लाइकली पॉलिसी इज नोन एज अर्ब पॉलिसी। इसमें जो इन्फेंट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी काजेस क्या है? लेटरल ट्रैक्शन ऑन द नेक ड्यूरिंग डिलीवरी। अगर बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होती है और जो नर्सेस है उनको मतलब इसकी नेक जो है थोड़ी सी हाइपर एक्सटेंड करके बाहर की तरफ जोर से निकालने की कोशिश करें, दैट विल लीड टू आउट पॉलिसी। एडल्ट में ट्रोमा लीडिंग टू नेक ट्रैक्शन, फॉलिंग ऑन द हेड, शोल्डर एंड मोटर बाइक एक्सीडेंट। इसलिए कहते हैं कि अर्ब पॉलिसी की जो लीडिंग काज है, चाहे वो गाड़ी के साथ टकराना हो, चाहे किसी हाइट से फॉल होना हो, द मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम इन दिस कंडीशन दैट इज कॉल्ड रोमा। अब इसमें जो मसल जाते हैं, डेल्टाइड मसल, इंफ्रास्पाइनेटस, बाइसेप ब्रेकियाई, और ये आप लोगों ने कुछ मसल याद रखनी इंपोर्टेंट वन। लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट इन द एग्जाम। अब इस हाथ को देखते हैं और इसी डायग्राम के ऊपर आप लोगों को मैंने जनाब समझानी है। इसमें जो हाथ है बॉडी के साथ इस तरह जोड़ा होता है। द हाथ जो है, इसकी जो हाथ है दैट विल बी एडक्टेड। क्या होगी? एडक्टेड होगी। इसका मतलब जो हाथ है वो एडक्ट होगी। नंबर टू, मतलब यह है कि हाथ को अगर हम एडक्ट करें तो लेटरी रोटेशन करें, और फिर सुपिनेशन, क्योंकि हमारा जो ये फ्रंट वाला हाथ है, इसका जो फ्रंट साइड है वो सुपिनेशन है, प्रोनेशन सुपिनेशन है। अगर इसको हम उल्टा करें दैट इज कॉल्ड ऑफ प्रोनेशन। तो प्रोनेटेड। देखिए इन मसल का नॉर्मल काम क्या है? दैट इज एबडक्शन। तो इसमें एडक्टेड होगी, एडक्टेड हाथ, एडक्शन उल्टा होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल द मोस्ट इंपोर्टेंट लेटरल रोटेशन, यहाँ पे मिडिल होगी, ये सुपिनेशन करेगी, फिर प्रोनेटेड होगी, तो दैट इज कॉल्ड प्रोनेटेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को मैं बताता चलूँ कि जो हाथ है यहाँ से देखे, द आर्म विल हैंग बाई साइड, नंबर वन, दैट विल टच द बॉडी नोन एज एडक्टेड हैंड। नंबर टू, द आर्म विल मीडियली रोटेट। आप अपने हाथ को बॉडी से लगाए और उसको मीडियली अपने हाथ अपने बॉडी की तरफ रोटेट करें तो आपका हाथ भी चला जाएगा, दैट विल बी प्रोनेटेड। एंड दिस टाइप ऑफ एनोमली इज कॉल्ड policeman tip anomaly or what waiter tip anomaly. So these are the most important point and a very very important that you people should know for the exam. Another is clumsy policy. Clumsy policy में traction या tearing especially in the lower trunk, और इसमें C8 and T1 की जो प्रॉब्लम है वो सामने आती है, क्योंकि जो अपर ट्रंक है वो तो C5 C6 है, लेकिन जो क्लमकी पॉलिसी है उसके अंदर जो है वो C8 एंड T1 है। इनफेंट में फिर वही फोर्स ऑन ड्यूरिंग डिलीवरी, और एडल्ट में जो ट्रोमा है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविंग अ ट्री ब्रांच टू ब्रेक अ फॉल। कभी कभार इंसान ऊपर दरख्त पे बैठा होता है, अचानक जनाब वो स्लिप हो जाता है, तो जब हम नीचे गिरने वाले होते हैं तो हम एक हाथ से दरख्त की किसी शाख को पकड़ते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी जोर लेती है और हम उस दरख्त के साथ हैंग हो जाते हैं। उस कंडीशन में ये जो लोअर ट्रंक है उसकी इंजरी चांसेस क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें इंट्रिंसिक हैंड मसल जाते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट वन इसमें एंट्रोशियाई मसल, ल्यूम्ब्रिकल, तेनार एंड हाइपोतेनार। इसमें जो मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम आता है दैट इज कॉल्ड अल्नर नर्व। किस वजह से? अल्नर नर्व।
एंड दैट विल लीड टू अ क्लासिकल कंडीशन नोन एज क्ला हैंड। इस तरह की डिफॉर्मिटी को हम क्ला हैंड। तो गौर से देखें, अ डिफॉर्मिटी कैरेक्टराइज्ड बाय वेटर टिप एनोमली, द मोस्ट लाइकली लीजन प्रेजेंट विल बी इन द अपर ट्रंक। और वो लीजन जिसके अंदर क्ला हैंड होता है, द मोस्ट लाइकली डिफॉर्मिटी प्रेजेंट विल बी इन द लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक C5 C6 से बना है, और जो लोअर ट्रंक है वो C8 एंड T1 से बना है। और लोअर ट्रंक के अंदर मोस्ट लाइकली अगर डैमेज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ अल्नरनर। वो किसके अंदर होती है? अल्नरनर। अब आते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, thoracic outlet syndrome। इट इज द कंप्रेशन ऑफ लोअर ट्रंक एंड सब क्लेवियन वेसल, मोस्ट कॉमनली विद इन दी स्केलिनी ट्राइंगल। हमारे नेक के अंदर ट्राइंगल है, जो हम हेड एंड नेक एनाटमी में पढ़ेंगे। जो स्केलिनी ट्राइंगल है उसके अंदर अगर सब क्लेवियन वेसल, जो सब क्लेवियन आर्टरी या सब क्लेवियन वेन है उसको, और अगर लोअर ट्रंक को कंप्रेशन हो जाए, थिंक अबाउट द thoracic आउटलेट सिंड्रोम। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें, ये फर्स्ट स्ट्रिप है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिप, और यहाँ पे देखें दिस इज द क्लेविकल। तो फर्स्ट स्ट्रिप और क्लेविकल के दरमियान जो एरिया है, इसको हम thoracic इनलेट कहते हैं। अब इस एरिया के अंदर अगर स्ट्रक्चर की कंप्रेशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड टॉस। टॉस से मुराद ये है thoracic आउटलेट सिंड्रोम। इसमें सर्वाइकल एनोमलस फर्स्ट स्ट्रिप, और मैंने आप लोगों को बताया अगर फर्स्ट स्ट्रिप फ्रैक्चर हो जाए तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उनकी कंप्रेशन चांस होगी। या पेन कॉज ट्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग लंग्स को देखें, इट इज द टाइप ऑफ लंग कैंसर। ये लंग है, लंग का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एपेक्स, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड दी बेस। तो आप लोग को ये मैं आगे पल्मोनोलॉजी के अंदर या रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन सिर्फ इतना याद रखें, द ट्यूमर विच अराइजेस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द लंग दैट इज कॉल्ड पेनकॉस ट्यूमर। और ये ट्यूमर अगर इतना बढ़ जाए, मतलब साइज में बढ़ जाए कि वो नियर बाई, मतलब स्ट्रक्चर को thoracic आउटलेट के अंदर कंप्रेस करे, दैट विल बी नोन एज thoracic आउटलेट सिंड्रोम। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखें। इसमें क्या होता है? एट्रोफी ऑफ इंट्रिंसिक मसल, इस्कीमिया, पेन एंड एडिमा ड्यू टू वस्कुलर कंप्रेशन। अब यहाँ पे दो बातें, आर्टरी का काम ब्लड देना है और वेन का काम ब्लड लेना है। अगर इस thoracic आउटलेट सिंड्रोम के अंदर दो चीजें हैं, यहाँ से नर्व गुजरती है, यहाँ से आर्टरी गुजरती है, और यहाँ से वेन गुजरता है। सो दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर विच पासिस फ्रॉम द thoracic एरिया। नंबर वन इज नर्व, फिर आर्टरी, और फिर कौन सी चीज? वेन। तो अब सवाल ये है कि अगर नर्व को कंप्रेशन हो जाए, इसको हम न्यूरोजेनिक thoracic आउटलेट सिंड्रोम कहते हैं। द पेशेंट विल कंप्लेन numbness and pain because of compression to the nerve। नंबर टू, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन आर्टरी या वेन को कंप्रेशन हो जाए, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड वस्कुलोजेनिक टास्क, क्योंकि इसके अंदर वेसल इन्वॉल्व होंगे। अगर आर्टरी है तो आर्टीरियल है, और आर्टरी की कंप्रेशन से ब्लड सप्लाई टू द डिस्टल पार्ट ऑफ अपर लिम्ब वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। और अगर वेन कंप्रेस हो जाए तो डिस्टल पार्ट को ब्लड सप्लाई तो ठीक जाएगी, लेकिन वापस नहीं आएगी, तो एडीमा। तो इस्कीमिया के चांसेस आर्टियल कंप्रेशन में होते, और जो ब्लड वापस आना था और वो कंप्रेशन की वजह से ना आए, इट्स मीन कि वो क्या होगी? वो एडीमा। एडीमा भी कहा वेन कंप्रेशन। ये किस वजह से होगी? वो वेन कंप्रेशन की वजह से होगी। ठीक है जी। अब इसमें दो तीन चीजें हमने डिस्कस करनी है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू पीपल मस्ट नो फॉर द एग्जाम, यहाँ पे देखिए विंगिंग स्केपुला, इट इज लॉन्ग thoracic नर्व इंजरी, और इसकी रूट वैल्यू C5 C6 एंड C7। तो मतलब C5 से लेके C7 तक, these are the roots value of the long thoracic nerve, and if it is damaged, the patient will leads to a clinical deformity known as winging of scapula। ठीक है जी। इसमें axillary node dissection after mastectomy and step wound। लेकिन the most important कि अगर एक फीमेल है, उसको ब्रेस्ट कैंसर है, और ब्रेस्ट कैंसर के बाद दैट फीमेल अंडरवेंट mastectomy, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, और अगर उसने ब्रेस्ट रिमूव की है, आफ्टर दैट द सेम फीमेल कांट एबल टू, या द फीमेल हैज विंगिंग ऑफ स्केपुला। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आफ्टर द mastectomy द मोस्ट लाइकली नर्व टू बी डैमेज इन फीमेल, दैट इज कॉल्ड ऑफ विंगिंग ऑफ स्केपुला। और विंगिंग ऑफ स्केपुला इज ड्यू टू लॉन्ग thoracic नर्व इंजरी, और इसकी जो रूट वैल्यू है वो C5 से लेके कहाँ तक है? C7 तक होता है। इसके बाद जो मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सेराइटस इंटीरियर है, क्योंकि पहले से हमने साल्ट वाले नमूने पढ़ा है। तो सेराइटस इंटीरियर विल बी डैमेज if there is injury and the long thoracic nerve, and the clinical output या the clinical outcome that will be known as the most important,
that is called bending of scapula. The inability to anchor scapula to thoracic cage. क्योंकि जो thoracic cavity है, देख ये scapula ठीक है और ये scapula बाहर की तरफ निकली है, and the patient cannot abduct arm above horizontal position. एक तो ये बंदा अगर किसी को पुश करेगा, मतलब अगर किसी पे ये जोर लगाएगा, तो इसकी जो स्केपुला है वो बाहर की तरफ निकलेगी, क्योंकि जो स्केपुला है वो रिब केज के साथ, रिब केज के अंदर जो है वो सही तरीके से जनाब एडजस्ट नहीं करेगी. सो दीज आर द क्लिनिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू पीपल मस्ट नो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसमें जो क्लिनिकल इंजरी हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसके बाद है रेस्ट रीजन. तो रेस्ट रीजन में क्या है, रेस्ट रीजन के अंदर हमारी जो रेस्ट जॉइंट है उसके अंदर 8 बोन्स होते हैं. ये आप लोगों ने याद रखें. देर आर टोटल 8 बोन इन द रेस्ट एरिया. इसमें जो 4 बोन है वो पहले रो के अंदर इस तरह फॉर एग्जांपल क्या है अरेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर 4 बोन इस तरह नेक्स्ट रो के अंदर अरेंज. तो वी कैन से इन ईच रेस्ट जॉइंट देर आर टोटल 8 बोन, इन ईच रो कंटेन 4 बोन. अब वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट रो में ये 4 बोन्स आते हैं. नंबर 1 दैट इज स्केफाइड, ल्यूनेट, triquetrum and falciparum. So these are the most important 4 bone and they arrange in the proximal row. ये कहाँ पे होती है, proximal row. अब सवाल ये है कि इस तरह फिर हेममेट, कैपिटेट, ट्रेपीजाइड एंड ट्रेपीजियम ये हमारे पास कहाँ पे होती है, दीज आर प्रेजेंट इन दी व्हाट डिस्टल रो. ये कहाँ पे होती है, डिस्टल रो. अब यहाँ पे एक चीज बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, कि एक्चुअली जो ये एरिया है ना दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल स्नॉफ बॉक्स. इसके अंदर जो पल्पेबल बोन होता है रिस्ट के अंदर, तो वो क्या है, वो स्केफाइड है. लेकिन आप लोग एग्जाम के अंदर एक सवाल तो जरूर आता है कि भाई द मोस्ट इंपोर्टेंट बोन विच इज मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड इन द कार्पल बोन दैट इज कॉल्ड स्केफाइड. तो स्केफाइड बोन दो चीजें, नंबर 1 इस पे जब हम देखें कहीं जगह से गिरते हैं या फॉल करते हैं तो हम सबसे पहले जमीन पे हाथ रखते हैं, तो हमारी बॉडी की मैक्सिमम वेट ये कहाँ पे आती है, रिस्ट ज्वाइंट के अंदर स्केफाइड बोन पे. तो जब हम आउटस्ट्रेच हैंड के अंदर गिरते हैं सो मोस्ट कॉमनली अगर रेस्ट जॉइंट के अंदर कोई बोन फ्रैक्चर हो सकती है दैट इज नोन एज स्केफाइड बोन. इसमें याद रखें कॉम्प्लिकेशन क्या है, स्केफाइड फ्रैक्चर इंक्लूड एवस्कुलर नेक्रोसिस, नॉन यूनियन ड्यू टू रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई फ्रॉम ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी. किधर अगर स्केफाइड बोन इंजर्ड हो जाए तो फिर वहां पे नेक्रोस हो सकती है. अगर ये बोन टूट जाए, उसकी फ्रैक्चर हो जाए, तो उसकी नॉन यूनियन के चांसेस भी हो सकते हैं. एंड ऑफन फ्रैक्चर नॉट ऑलवेज सीन ऑन द डिजिटल एक्सरे, इनिशियल एक्सरे सॉरी. अब डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट में इम्पेंज मीडियन नर्व एंड कैन काज कार्पल टनल सिंड्रोम. अब दो चीजें याद रखें कि रिस्ट ज्वाइंट के अंदर ये जो 8 बोन है इन सब के अंदर अगर मोस्ट कॉमनली कोई बोन फ्रैक्चर्ड हो सकती है तो वो स्केफाइड है. लेकिन इस सब के अंदर अगर कोई बोन मोस्ट कॉमनली डिस्लोकेट हो सकती है तो उसका नाम ल्यूनेट है. ल्यूनेट इज ए लूज बोन, और यहाँ से कार्पल बोन के अंदर एक टनल होता है दैट इज कॉल्ड कार्पल टनल. उस टनल से जो नर्व गुजरती है दैट इज नोन एज अ मीडियन नर्व. अब यहाँ पे लेके फ्रैक्चर हुक ऑफ हेमेट. ये जो हेमेट बोन है इसकी जो हुक है इसकी फ्रैक्चर से अल्नर नर्व कंप्रेशन के चांस होती है, दैट इज कॉल्ड गायोन केनाल सिंड्रोम. तो देखिए दो चीज आप लोगों को याद रखना है. मैं 3 बातें बता रहा हूँ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या चले 5 बातें बता रहा हूँ. नंबर 1 द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन आउटस्ट्रेच हैंड इंजरी रिगार्डिंग रिस्ट जॉइंट दैट इज कॉल्ड अ स्केफाइड. Number 2 the most commonly loose bone which is dislocate normally that is called lunate, very very important. नंबर 3 आप लोग इस तरह याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर पूछी जाए विच नर्व इज कंप्रेस दैट इज कॉल्ड मीडियन नर्व. गायोन कैनाल के अंदर द मोस्ट लाइकली नर्व टू बी कंप्रेस इज कॉल्ड अल्नर नर्व. और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने कहा 5 बेहतर करूंगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उनमें से लास्ट बात यह है कि अगर यहाँ पे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर कोई बोन हम पल्पेट कर सकते हैं दैट इज आल्सो नोन एज स्केफाइड. और ये बात भी लिखे कि हुक ऑफ हेमेट, जो हुक ऑफ हेमेट बोन है उसकी फ्रैक्चर में किस नर्व की कंप्रेशन चांसेस ज्यादा होती है दैट इज नोन एज व्हाट आंसर इज अल्नर नर्व. ठीक है. सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट you people must know for the exam point of view. Hope you people enjoyed and we will inshallah start the new topic with new energy next time. Jazakallah.